आना है। उनको ये पता है गाड़ी लेनी है, उनको ये पता है कि घर आ जाएगा, लेकिन डेस्टिनेशन नहीं पता। अगर हम किसी खराब रास्ते से जा रहे हैं, किसी भी रास्ते से जा रहे हो, रास्ता खराब है तो हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आपका डेस्टिनेशन कोई हिल एरिया हो, पहाड़ी एरिया हो, बहुत खूबसूरत हो, आप किसी हिमाचल की वादियों में जा रहे हैं, या आप बहुत सुंदर ऐसा हिल स्टेशन पे जा रहे हैं जहां का रास्ता खराब है, तो आपको बुरा लगेगा? आप उसका भी एंजॉय करेंगे, सेल्फी लेंगे उतर उतर के, क्योंकि आप घूमने के एम से जा रहे हैं और आपको पता है कि डेस्टिनेशन बहुत खूबसूरत है, रास्ता ऐसा ही चलेगा। ऐसा ही है क्या? ऐसा सोचते हैं यार इस रास्ते को छोड़ देते हैं, उस रास्ते पे चलते हैं जो बहुत साफ सुथरा हो, जहां पर कोई ब्रेकर ना हो, रोड टूटा हुआ ना हो। लेकिन वो रास्ता जाता कहां है उसका पता नहीं है, चलेंगे? इजी रास्ता कोई नहीं चुनना चाहता अगर वहां पर आपकी डेस्टिनेशन नहीं हो। अगर आपकी डेस्टिनेशन क्लियर है तो रास्ता खराब हो तो भी चलेगा, क्योंकि आपको पता है 1 किलोमीटर अगर रास्ता खराब है लेकिन बाद में अच्छा हाईवे मिल जाएगा हमें, या आपकी डेस्टिनेशन मिल जाएगी। यही हमारे साथ बिजनेस में होता है। जब तक आपके साथ जुड़ने वाला हर एसोसिएट का विजन आप क्लियर नहीं कर देते, उसकी मंजिल कहां है, उसका डेस्टिनेशन कहां है, उसको कितना कमाना है, क्या कमाना है, उसको क्या अचीवमेंट मिलने वाली है, वो कभी भी भागेगा नहीं। पहले डेस्टिनेशन दूर की बताई जाती है। अब मान लो आप मेरे साथ बैठे दिल्ली तक, अब मैंने आपको बोला हिमाचल चलते हैं, तो आपको तसल्ली होगी। फिर आप हिमाचल पहुंचने तक रास्ते में मुझसे सवाल नहीं पूछेंगे कहां जाना है, पूछेंगे? अगर 6 घंटे का रास्ता, 10 घंटे का रास्ता, मान लो आपको यहां से लुधियाना ही जाना है, तो आप दिल्ली जाके नहीं पूछेंगे कहां जाना, आपको पता है लुधियाना जाना है। दिल्ली तो अभी, दिल्ली से भी आगे 5 घंटे और लगेंगे हमें, ऑलरेडी पता है। ऐसा ही जब आपको पता है कि आईएमसी में सीपी बनना है, कोहिनूर बनना है, तो मुझे अपनी लाइफ के 3 से 5 साल देने होंगे, तो ऐसा व्यक्ति 3 से 4 महीने में नहीं पूछेगा सर और कितना करें। थोड़ा क्लियर हुआ? जब तक हमें पूरा क्लियर नहीं है तब तक लोग आपसे सवाल जवाब करते रहेंगे और भटकते रहेंगे। आपने सुना होगा कि मेहनत करने से उसका फल मिलता है, हार्डवर्क करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों को यह भी सुना कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए। अब हार्डवर्क किए बिना स्मार्ट वर्क कैसे होगा? आप लोगों ने सक्सेस जर्नी सुनी होगी हमारे सारे सीपीज की, तो उन्होंने हार्डवर्क किया। हाँ जी, बिल्कुल गरीबी लाइफ से उन्होंने अगर अमीरी की लाइफ तक पहुंचे हैं, मुझे पता हम लोगों ने क्या क्या किया। उसमें आईएमसी के टीडीज नहीं होते थे, आउटलेट्स हर जगह नहीं होते थे। उसमें लुधियाना ही एक छोटा सा रेंट पे कंपनी का ऑफिस हुआ करता था। मैं जब हरियाणा में एंट्री की तो पूरे हरियाणा स्टेट में ही कोई आईएमसी का स्टोर नहीं होता था। लुधियाना से ही प्रोडक्ट लेना होता था, पैसेंजर ट्रेन में जाना, और वो भी एक ही ट्रेन चलती थी हिसार से लुधियाना, और वो जो ट्रेन थी वो 7 बजे स्टेशन पे खड़ी हो जाती थी और 11 बजे चलती थी। तब तक वो इतनी फुल होती थी कि उस पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी। तो जैसे तैसे एक पैर अंदर घुसा के उस एक पैर पे खड़े होकर के पूरी रात ट्रेवल करके मॉर्निंग में लुधियाना पहुंचते थे एक टांग पे, क्योंकि अगर दूसरी रखेंगे तो दूसरे का पैर होगा। उसके बाद भी वहां जाते ही जेब में पैसे नहीं होते थे, होटल या धर्मशाला नहीं लेते थे। वहां से 1.5 किलोमीटर दूरी पर गुरुद्वारे में जाकर के वहां पर कपड़े चेंज करते थे नहा धो करके। और उस 1.5 किलोमीटर के लिए भी अगर कोई साथ में लीडर जाते थे, उनको ये नहीं बोलते थे ऑटो लेना है, क्योंकि पैसे नहीं थे। अगर 10 लोग साथ गए तो उनको ये बोलते थे अरे मॉर्निंग वॉक करते हुए चलते हैं, हेल्थ अच्छी बनेगी। लोगों को जैसे तैसे मोटिवेट रखते थे। हमें पता हमारे पास कुछ भी नहीं है। 1050 रुपए से जो वो जर्नी स्टार्ट की थी, उस 1000 रुपए से पूरा महीने का खर्चा निकालना था मुझे फील्ड का, और उससे अगला पे आउट 3-3.5 हजार का बना। फिर उससे पूरे फील्ड मतलब पूरा मंथ उससे चलाना था। उसमें इतना हार्डवर्क किया कि उस समय पर लंच के लिए पैसे नहीं होते थे, फील्ड में निकलते थे तो खाली वो जो मकई होती है ना बूटा 10 रुपए का, उसको खा करके गुजारा करते थे। ऐसे 1.5-2 साल किया, लंच स्किप किया। तो सोचो वो स्मार्ट वर्क तो नहीं है ना, हार्ड वर्क है।
लेकिन डेस्टिनेशन क्लियर थी। लेकिन पता था ये जो हार्डवर्क हम कर रहे हैं वो ही स्मार्ट वर्क बनेगा। स्मार्ट वर्क को, हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क के तरीके से किया जाए। मैं एक एग्जांपल देता हूं। कुआं खोदने में मेहनत लगती है, अगर रेगिस्तान में खोदेंगे तो वो मेहनत आपका हार्ड वर्क है, बेकार है। वही मेहनत आप ऐसी जगह कुआं खोद रहे हैं जहां पर 30-40 फीट पे पानी निकलना हो, मेहनत वहां दोनों में सेम लग रही है ना। स्टार्टिंग की मेहनत तो सेम है। 30 फीट अगर आप वहां खुदाई करेंगे रेगिस्तान में तो भी सेम मेहनत है, यहां खुदाई करेंगे तो भी सेम मेहनत है, लेकिन पता है यहां रिजल्ट निकलेगा, तो वो आपका स्मार्ट वर्क कहलाएगा, हार्ड वर्क नहीं कहलाएगा। दोनों में फर्क समझ में आया? जहां पर रिजल्ट फिक्स है कि आना ही आना है, वो आपका हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क बन जाता है। और जितने स्मार्ट वर्कर होते हैं वो कम काम करके ज्यादा मुनाफा कमा लेते हैं, उनको पता है बिजनेस कैसे निकालना है। और यही मैंने अपना पूरा स्ट्रक्चर इस तरीके से डिजाइन किया, जितना काम करते हैं उससे ज्यादा निकाल लेते हैं कंपनी से। एक जंगल में एक बार एक कुत्ता भटक गया था, अंधेरा हो गया, उसको ये नहीं पता कि जंगल से बाहर कैसे निकलना है। रात हो गई, उसको लगा रात को स्टे कर लेते हैं, तो जंगल में तो एक का ही घर मिलता है, टाइगर का। अब सोचो यहां शरण ले लेते हैं, वहां जाकर के जैसे वो गेट पर पहुंचा ही था, पीछे से दहाड़ने की आवाज आ रही है। अब उसको लगा अब तो तेरी खैर नहीं, तू तो एक कुत्ता ही है और वो जंगल का राजा है। बट वो आगरा की 3 डेज की ट्रेनिंग वर्कशॉप अटेंड करके गया था, स्मार्ट वर्कर था। उसने दिमाग लगाया, उसने अपनी पीठ घुमा ली उसकी तरफ, टाइगर की तरफ, और वहां सूखी हड्डियां पड़ी थी, उसको लेकर के चाटने लगा और जोर जोर से बोलने लगा, वाह, लोग जंगल का राजा जानवरों का शिकार करता और मैंने आज उसका शिकार किया, उसको खाने का स्वाद ही कुछ अलग है। मजा आ गया उसको खा करके। और ये सुनते वो डर गया कि ये तो पता नहीं कौन सा जानवर है जो तेरा भी बाप है, ये कोई साधारण नहीं है। दुम दुबा के भाग गया। और जब हम नेटवर्किंग करते हैं और कोई कामयाब होता है तो दूसरे को जलन होती है। टांग खींचने वाले बहुत होते हैं ना, कोई भी आगे बढ़ता है, अच्छा इसका लेवल चेयरमैन होने जा रहा है, मैं बीवी नहीं डालता इस महीने, देखता हूं इसकी लग कैसे मेंटेन होती है। होते हैं बहुत सारे लोग, बिजनेस रोक लेंगे, बिजनेस वॉल्यूम नहीं डालेंगे, उनको ये लगता है अपलाइन तुम्हारी वजह से आगे बढ़ रहा है। तो ऐसा ही कोई बंदर था पेड़ पे, अच्छा यहां पर दुखी होके भटक रहे हैं कहां कहां पर, और ये जंगल के राजा को भी भगा दिया, बेवकूफ बना दिया उसको, मैं इसकी पोल खोलता हूं, उससे क्या होगा कि मेरी दोस्ती हो जाएगी टाइगर के साथ और मुझे डर नहीं रहेगा उसका, और इसकी हालत पतली कर दूंगा मैं। वो गया उसके पास कि तेरे को बेवकूफ बनाया है। उसको इतना गुस्सा आया, बैठो मेरे साथ, उस पीठ पे ही बिठाया बंदर को और दौड़ के कहता आज इसकी हालत मैं क्या करता हूं देखना। अब उसने मुड़ के देख लिया कि आज तो खैर नहीं, धोखा दिया। उसी टाइम पर उसने फिर से ट्रेनिंग ली हुई थी, वैसे ही पीठ घुमाई, बोला इस सुबह मैंने एक बंदर को भेजा था कि किसी, मुझे कम से कम मैं 2 शेर खाता हूं रोज, एक तो जैसे तैसे मिल गया, अभी तक दूसरा पक के नहीं लाया, और उसको सुबह भेजा था कि इवनिंग तक तेरे को पहुंच जाना है, नहीं तो तेरी खैर नहीं। जैसे भी मर्जी लेके आ, साम दाम दंड भेद, झूठ बोल के, बेवकूफ बना करके, चालाकी से जैसे भी लेके आ, क्योंकि बंदर जैसा कोई चालाक होता नहीं, तू जल्दी से उसको मूर्ख बना करके लेके आ, उसको आने दो, आज उसकी खैर नहीं। अब उसका क्या हाल हुआ होगा? अब गया वो और वो आराम से सोया। तो स्मार्ट वर्कर समझ सकते हैं आप कितने तेज दिमाग वाले होते हैं। हम लोग अपना सारा फोर्स, सारी एनर्जी ऐसी टीम पे, ऐसे डाउनलाइन पे, ऐसे लोगों पर वेस्ट करते रहते हैं जिनसे आउटपुट नहीं निकलती, जबकि हमें क्रीम पे काम करना चाहिए। एक लीडर के पास एक लिमिटेड टाइम है पूरे मंथ में, लिमिटेड लीडर्स ही काम करते हैं। क्या सारे लोग काम करते हैं? लेकिन वो ऐसे लोगों पर टाइम वेस्ट कर रहा है जहां पर जिनसे आउटपुट 0 आती है,
और जो काम करने वाले हैं अगर उनसे थोड़ा सा और फोर्स किया जाए तो वो 10 टाइम्स और ज्यादा काम करके बिजनेस को ऊंचाई पर लेके जा सकते हैं। हमें अपनी खुद की वैल्यू पहचाननी होगी। आपको याद हो जब आप गाड़ी सेल करते हैं, अगर आपको डायरेक्ट कोई कस्टमर मिल जाता है जिसको गाड़ी की जरूरत है तो वहां पर आप कीमत लगाते हैं। हाँ जी, वहां पर कीमत आप लगाते हैं तो आप अच्छी कीमत लगाते हैं। लेकिन जब आपकी मजबूरी होती है, आपकी गाड़ी बिक नहीं रही, तो जब आप गाड़ी वाले को कहते हैं एक्सचेंज में या किसी भी तरीके से, तो वहां पर गाड़ी की कीमत बहुत कम लगेगी क्योंकि वो आपकी मजबूरी है। इसी तरीके से लीडर जब अपनी खुद की वैल्यू तय करता है तो उसकी वैल्यू बहुत है, नहीं तो दूसरे लोग आपकी क्या वैल्यू बनाएंगे वो आप समझ सकते हैं। टीम हमें ना चलाए, हम टीम को चलाएं। हमें पता होना चाहिए कि मुझे किस टीम में कितना समय देना है, किस लीडरशिप कैसे काम कराना है। वो लीडर आप हैं, आपको वो सारा पता होना चाहिए। न कि एक व्यक्ति ने फोन किया, हम पूरा मंथ उसके साथ घूम रहे हैं, पता लगा कि मेरा बिजनेस ही नहीं बढ़ रहा। चारों तरफ का बैलेंस, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पे आउट अगर बड़ा करना है तो डेप्थ एंड विड्थ का बैलेंस बहुत जरूरी है। नहीं तो आपकी एक सुपर लैग होगी जिसमें लाखों करोड़ों बीवी होंगे और साइड से 30,000 बीवी करना मुश्किल हो जाएगा। आज के टाइम में जितने ज्यादा आप नए लोग लेकर के आ रहे हैं, ये तो रेशो 80-20 ही काम करनी है। दुनिया की कितनी भी अच्छी कंपनी हो, दुनिया की कितनी भी बुरी कंपनी हो, जब उसमें ज्वाइनिंग रेशो आप चेक करेंगे तो 80-20 का रूल ही काम करता है। हाँ जी, 1 लीटर दूध में 200 ग्राम खोया ही निकलता है, ठीक है ना। 20-25 डब्बे अगर ट्रेन में है, उसमें से 4-5 डब्बे ही ट्रेन के एसी कोच के होते हैं। ऐसे ही अगर आप 100 लोगों के पास जाएंगे, रिजल्ट 80 लोग इग्नोर करेंगे, 20 लोग ही आने वाले हैं। रेशो कम होती है। चाहे दुनिया का सबसे अच्छा प्रोडक्ट हो, दुनिया का सबसे अच्छा प्लान हो, दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी हो, तो भी रिजल्ट ये आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? पहले तो हमें इंडस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, हम किस इंडस्ट्री में। बहुत सारे लोग कहते हैं एमएलएम इंडस्ट्री, मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये वर्ड बदनाम हो चुका है। 98 से लेकर के जितनी भी फ्रॉड कंपनीज आई हैं हिंदुस्तान में, फर्जी कंपनी आई हैं, पैसा लूटने वाली कंपनी आई, उन्होंने ये वर्ड ही खराब कर दिया है। इसलिए ये वर्ड कभी यूज नहीं करना, और ये वर्ड यूज होता भी नहीं है। आज एक नया नाम है इस इंडस्ट्री का, वो है डायरेक्ट सेलिंग, या फिर ये वर्ड अच्छा है नेटवर्क मार्केटिंग, नॉट एमएलएम। मैं बहुत सारे लीडर से सुनता हूं एमएलएम वर्ड। इस वर्ड को सुनते ही लोग बाकी बात ही नहीं सुनते आप। डायरेक्ट सेलिंग, नेटवर्क को कोई बुरा नहीं बोल सकता, क्योंकि आज अंबानी जी का भी नेटवर्क है, बाबा रामदेव का भी नेटवर्क है। एमएलएम वर्ड वहां यूज होता है क्या? अंबानी का एमएलएम है, पतंजलि का एमएलएम है, कोई वर्ड यूज करता है क्या? तो हम ये वर्ड क्यों यूज करें? हम भी बोले क्या, हमारा नेटवर्क है पूरे इंडिया में, नेटवर्क मार्केटिंग है, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री की हमें ग्रोथ पता होनी चाहिए, और इस लॉकडाउन ने हमें 5 साल एडवांस कर दिया है। पता है किसी को? आफ्टर 5 इयर्स जो डायरेक्ट सेलिंग का माहौल होना था इंडिया में, वो एडवांस हो चुका है। पहले लोग गवर्नमेंट जॉब को सिक्योर मानते थे, और सबसे बुरी हालत उन्हीं की हुई है लॉकडाउन में। सारे स्कूल कॉलेज सब बंद, लोग घर पे बैठे हैं। फ्लाइट्स ही बंद हो गई तो वहां के जो पूरा उनकी जो टीम थी उनका क्या हाल हुआ होगा। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग का माहौल अब बन चुका है 2021 में। 2021 सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के लिए है। इस माहौल का फायदा उठाने के लिए आपको थोड़ा बहुत डेटा, आंकड़े, ये सब भी पता होने चाहिए। पहले भारत 21वें नंबर पे था और आज हम 17वें नंबर पे आ गए हैं। और आपको क्या लगता है 2025 में इंडिया फर्स्ट 3 पोजीशन में होगा? जिस स्पीड से हम ग्रोथ कर रहे हैं। और सबको ये समझ में आ गया है कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने लॉकडाउन में भी ग्रो किया। कई लोगों को ना ज्वाइनिंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए वो जिसको ज्वाइन करा रहे हैं वो डबल माइंडेड होते हैं। पहले तो आप इस इंडस्ट्री की वैल्यू बताएं कि ये इंडस्ट्री कभी डूब नहीं सकती, ये इंडस्ट्री कभी डुबो नहीं सकती, ये इंडस्ट्री कभी
डाउन में नहीं जा सकती। ये इंडस्ट्री की ताकत क्या है, उसके आप लोगों के पास डायरी में बहुत सारे रिटर्न में बेनिफिट्स होने चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, बाकी आप लोग कल सुन ही रहे थे। फाइनेंशियल फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, उसके बाद आप अपने मन चाहे जो भी चीजें आप खरीद सकते हैं, आपको टैग नहीं देखना पड़ता, इसमें आपका कोई बॉस नहीं है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। मैं तो कहता हूं ये भी आपके पास रिटर्न में होना चाहिए। कम से कम 30 to 50 बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग आपके पास होने चाहिए। क्या फायदा है इस इंडस्ट्री के, कम से कम आप तो एक्टिव रहेंगे। हमें लगता है मुझे सब कुछ आता है, सब कुछ पता है। अगर सब कुछ पता है, सब कुछ आता, तो आप 24 आवर्स एक्टिवेट रहते, चार्ज रहते, और आपका बिजनेस में वो दिखता। तो कहां ना कहां हम भी, बिजनेस ऊपर नीचे होता है तो हमारा मानसिक लेवल भी ऊपर नीचे होता, हम भूल जाते इंडस्ट्री में है। कंपनी, कई बारी होता है मन में, बहुत सारी कंपनीज हैं, कंपैरिजन करने लग जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो पहले तो हमें ही पता होना चाहिए कि हमारी कंपनी बाकी कंपनी से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि आपको पता होगा तो आपके फ्रंट लीडर्स को पता होगा। हमारी डाउन लाइन्स बहुत कंफ्यूज रहती है। आजकल बहुत लुभावने ऑफर्स आ रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज के आ रहे हैं ना, एक के साथ एक फ्री। ठीक है, वो हमें बोलेंगे आपका 9 का प्लान, हमारा 4 लाख का प्लान है। ऐसे तरह तरह के। एक व्यक्ति मर के ऊपर पहुंच गया, भगवान ने कहा, धर्मराज ने, आपको स्वर्ग भी लेके जाना पड़ेगा, नरक भी लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पुण्य भी हैं, आपके पाप भी हैं। पहले कहां जाना पसंद करोगे? तो उन्होंने कहा डिस्प्ले देखना है। तो कहते इनको दिखाओ भाई डिस्प्ले। तो स्वर्ग का दिखाया, वहां पर देवताएं बैठे हैं बिल्कुल शांत मुद्रा में, कोई हलचल नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। ठीक है, वहां पर अच्छे खुशबू आ रही है फूलों की, इत्र की। देखा, कहते दूसरा डिस्प्ले। अब नरक में गए तो वहां पर डीजे चल रहा है, सपना चौधरी का डांस चल रहा है, लोग पी रहे हैं, झूम रहे हैं, डांस कर रहे हैं। कहते मुझे तो यहां जाना है, और जो मेरे स्वर्ग के थोड़े बहुत पुण्य कर्म थे उसको भी इधर शिफ्ट कर दो। ठीक, आगे धर्मराज जी के पास, धर्मराज जी ने फाइनल कर दिया, सिग्नेचर ले लिया, अंगूठा ले लिया, भेज दो इसको नरक। अब जैसे नरक का गेट खुलता है, गरम तेल उसमें तला जा रहा है, कोड़े पड़ रहे हैं। कहते मेरे साथ चीटिंग, धोखा। कहते वो तो डिस्प्ले था, हकीकत तो ये है। डिस्प्ले अच्छा नहीं होगा तो कौन आएगा? तो ये जो फर्जी इधर उधर की कंपनी आ रही हैं, चिंदी चोर, ये जो एक के साथ एक, ये वो सब, ये डिस्प्ले है। हकीकत तब पता लगती है जब वही लोग आफ्टर 1 ईयर हमें फोन करते हैं, सर पैर पकड़ता हूं, मुझे एमसी में वापस वही आईडी दिलवा दो। बहुत सारे लोग हमें कॉल करते, बहुत सारे लोग हमारे से माफी मांगते हैं, सर भटक गया था। मैंने कहा फिर क्या हुआ? सर कहते जैसा बताया था वैसा वहां कुछ नहीं निकला। आईएमसी जैसा प्रोडक्ट, आईएमसी जैसा प्लान, आईएमसी जैसा प्लेटफॉर्म है ही नहीं। सर अब अगर आपने ले लिया तो उधर के लोग उखाड़ के इधर ले आऊंगा मैं। तो समझ में आता है डिस्प्ले अच्छा दिखाते हैं, बस इतना कि हम लोग अपना डिस्प्ले अच्छा नहीं दिखाते, हम सच्चाई दिखाते हैं। लुभावने, कई लोग यही प्रोसेस अपनी टीम में भी करते हैं, लोगों को जोड़ने के लिए, तू जुड़ जा, चेयरमैन मैं बना दूंगा। बाद में उसके साथ क्या होता आप समझ सकते हैं। अपनी तरफ से भी लीडर जब टीम को ऑफर्स देने लगते हैं, कुछ ना कुछ लालच देकर के ज्वाइन कराते हैं, वो कभी काम नहीं करते। उनको सच्चाई बतानी पड़ेगी। और कंपनी को चूज करने के लिए सब लोग जानते हैं, ये सारे पी का जो 4P 5P का सिद्धांत सबको पता है। कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी के प्रोडक्ट्स, कंपनी के बिजनेस प्लान, कंपनी के प्रोडक्ट सेंटर्स, ये सब चीजें जिसकी सबसे ज्यादा है, इट मींस वो कंपनी स्ट्रांग है। और इन सब चीजों में आईएमसी अव्वल नंबर पे है। हमारी प्रोफाइल 14 इयर्स होने जा रहे हैं। हमारी कंपनी को सारे अवार्ड, सर्टिफिकेट्स, ये इकलौती पहली कंपनी है जिस पर आज तक कोई भी केस नहीं है। बाकी बड़ी बड़ी कंपनीज पर केस चल रहे हैं। इकलौती कंपनी ऐसी है जिसकी मैन्युफैक्चरिंग मैक्सिमम खुद की है, 95% प्लस।
R&D अपना है, मैन्युफैक्चरिंग अपनी है, पैकेजिंग अपनी है, पैकेजिंग अपनी है, सब कुछ अपना है। और इसको हम ग्रोथ की तरफ लेकर के जा रहे हैं। प्रोडक्ट की तो बराबरी कोई कंपनी कर ही नहीं सकती। आपको यकीन नहीं आएगा, मेरे पास बहुत सारे ऐसे कॉल आते हैं जो दूसरी कंपनी के लीडर से IMC से गए हुए कहते सर बैंगलोर का यहाँ का TD का एड्रेस देना, मुझे कुछ प्रोडक्ट चाहिए थे, और वो जा चुका है दूसरी कंपनी में, प्रोडक्ट IMC का यूज करना उनको भी। तो जब सब कुछ बेटर है, जब विजन, पहला विजन हमारा इंडस्ट्री का क्लियर होना चाहिए, दूसरा विजन हमारा कंपनी को लेकर के क्लियर होना चाहिए, और फिर बात करें बेनिफिट्स की, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी आपको क्या बेनिफिट्स दे रही है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं आपका BV 35% है, 30% है, हमारा BV 60% है, 50% है। भाई सब हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के कुछ और होते हैं। कान इधर से पकड़ो, घुमा के पकड़ो, बात वहीं आती है। अगर कोई BV ज्यादा दे रहा है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कम होती है, वो 50 से 60% बांटती है, की डिस्ट्रीब्यूशन 90% है BV के ऊपर। ये सिर्फ एसोसिएट की बात कर रहा हूं मैं। 90% डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ BV ओनली फॉर एसोसिएट्स है। बाकी जो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है TDs का, आउटलेट्स का और C&F का, वो 35% अलग है। अब प्लस कर दो उसको, 125%। बाकी ऑफर्स अलग रह गई, जो बीच में कंपनी ऑफर्स 10% कंपनी अपना ऑफर्स के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। 10% कितना हो गया? 135। तो आप सोच सकते हैं, क्योंकि हमने भी कहा था, सर ने कहा एक बार हम भी CPs MD सर के साथ भिड़ गए, सर BV बढ़ा दो। कहते 100% रख दे तो कैसा रहेगा BV? 100 रुपए का प्रोडक्ट 100 BV, लेकिन हम बांटेंगे उसमें फिर वही 20%। बात तो घूम फिर के वही आनी है। तो डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में हम अव्वल नंबर पे हैं। हमें ये फिंगर पे याद रहने चाहिए हमारे कौन कौन से बेनिफिट्स हैं। इसमें रिटेल प्रॉफिट ऐड नहीं हुआ है, 30% रिटेल प्रॉफिट अलग है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये मैंने BV की डिस्ट्रीब्यूशन बताई है, रिटेल प्रॉफिट की नहीं बताई है। इसके अंदर हम क्या क्या बेनिफिट्स बताते हैं। सुपरस्टार तक हमारे लेवल है 35%। कई लोगों को ये भी कंफ्यूजन होती है, स्पेशल इंसेंटिव कौन सा होता है? 17%। आप शॉर्ट में कह सकते हैं 52% हमारे लेवल के बेनिफिट्स हैं, 52%। लेकिन 35 और 17 को अलग अलग क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि सुपरस्टार तो कोई भी बन जाएगा। गलती से भी ID लगाई और आपने उसके नीचे काम किया, सुपरस्टार बन जाएगा, लेकिन सिल्वर नहीं बनेगा गलती से। उसके लिए उसको साइड में काम करना पड़ेगा। इसलिए 17% स्पेशल लोगों को मिलता है जो काम करते हैं। जो आप स्पेशल लोग हैं जो सिल्वर मेंटेन करते हैं या ऊपर के लेवल मेंटेन करते हैं, इसलिए इसका नाम रखा है स्पेशल इंसेंटिव। लीडरशिप बोनस 15%, 15%। कंपनी ने, आपने देखा होगा कि प्लान में जैसे जैसे कंपनी ग्रोथ की तरफ जा रही है, कंपनी हमें कुछ दे रही है, कुछ ले नहीं रही। मोस्टली होता ना, नई नई कंपनी आती है तो ज्यादा देती है, जैसी कंपनी का नाम हो गया, कंपनी चल गई तो छीन लेती है। लेकिन हमारी कंपनी ने दिया है। हमारे टाइम से, जब से हमने ज्वाइन किया था आज तक, उसमें कंपनी BV का 60% बांटती थी स्टार्टिंग में, और बढ़ते बढ़ते वो 90 तक चला गया। तो कंपनी ने हमें दिया है, हर बारी बढ़ता जा रहा है। 90 से पहले 89% था, उससे पहले जाओगे तो 72% था, तो बढ़ते क्रम में जा रहा है। लीडरशिप बोनस, हम इस पे भी बात करेंगे। लीडरशिप बोनस का बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। ईमानदारी से बताना, कितने लोगों के दिमाग में लीडरशिप बोनस बिल्कुल क्लियर है? कितने जनरेशन में मिलता है? कितना मिलता है? कैसे कैसे मिलता है? कोई नहीं, मैं बीच में से यहां भी लेके आऊंगा। मैं चाहता हूं कि बोर्ड यहां पर सेट ही कर दो। लीडरशिप बोनस, लीडरशिप बोनस के बाद आता है हमारा ये फंड्स जो हैं। फंड्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, हमारे कौन कौन से फंड्स हैं। पहला फंड कौन सा है जो कोई भी आराम से ले सकता है? सुपरस्टार फंड। सुपरस्टार फंड एक चेयरमैन भी ले सकता है, ले सकता है? अच्छा चलो, कितने लोग कहते हैं कि चेयरमैन को भी सुपरस्टार फंड मिल सकता है? पहले वो हाथ खड़ा करेंगे। लेवल उसका चेयरमैन है, लेकिन उसको सुपरस्टार फंड आ रहा है। कुछ लोग,
कितने लोग कहते हैं कि सुपरस्टार फंड सिर्फ सुपरस्टार के लिए है, चेयरमैन को नहीं मिल सकता? वो हाथ खड़ा करेंगे। अच्छा, उसमें भी दो ही हैं, तो बाकी लोग किधर हैं? बाकी लोगों को रियल में पता ही नहीं ये है क्या, पता ही नहीं है ना, इसलिए ना इधर हाथ खड़ा कर रहे हैं ना उधर खड़ा कर रहे हैं। सुपरस्टार फंड 2%, जो कंपनी अपनी टर्नओवर का डिस्ट्रीब्यूट करती है, जिस व्यक्ति का कोई लेवल मेंटेन नहीं हो रहा, सिर्फ 30,000 पीजीबी भी कर रहा है, उसको सुपरस्टार फंड मिलेगा, चाहे उसका लेवल सीपीबी क्यों ना हो। अगर आपने ट्रैवलिंग फंड ले लिया या आपने लीडरशिप बोनस ले लिया तो आपका सुपरस्टार फंड कैंसिल है, फिर आपको ट्रैवलिंग फंड उससे बढ़ के ही आएगा ना, अगला आपको बोनस मिल रहा है। उसके बाद में आता हमारा मीटिंग फंड, ये 2% ऐड हुआ बिजनेस में, जो कंपनी अपनी टर्नओवर का 2% मीटिंग फंड डिस्ट्रीब्यूट कर रही है रूबी एंड अबव एम्बेस्ड लेवल तक। लेकिन मीटिंग फंड भी अगेन कोई भी ले सकता है, अगर किसी का लेवल सीपी है बट उसका लेवल ही एम्बेस्डर मेंटेन हो रहा है तो उसको मीटिंग फंड भी जाएगा, क्योंकि ये मेंटेन क्या हो रहा है उसके ऊपर ये सारे फंड्स होते हैं। उसके बाद आता हमारा ट्रैवलिंग फंड 2%, बाइक फंड 2%। ये जितने भी फंड्स हैं, ट्रैवलिंग फंड, बाइक फंड, कार फंड, हाउस फंड, चेयरमैन फंड, आपको ये भी पता होना चाहिए इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है, किस रेशो में होती है, इस पे भी हम बात करेंगे। उसके बाद में आता है हमारा एम्बेस्डर फंड, क्राउन एम्बेस्डर फंड, प्रेसिडेंट फंड, सीपी, क्राउन प्रेसिडेंट, सीनियर सीपी, डायरेक्टर सीपी और कोहिनूर सीपी। उसमें चेयरमैन तक हमारे 2% हैं, उसके बाद में 1% है एम्बेस्डर, क्राउन एम्बेस्डर, फिर प्रेसिडेंट और सीपी 0.5% है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट जितने भी लेवल है उसमें भी 0.5% है, और हमारे डायरेक्टर सीपी और कोहिनूर का 0.25% है। लेकिन आपको पता हो ये जो ऊपर वाले 0.5, 2.25, 2% पे भारी पड़ते हैं, पढ़ते ना, ये चेयरमैन का 2% और क्राउन एम्बेस्डर का 1% या सीपी का 0.5% भारी पड़ेगा, क्योंकि अचीवर कम होते हैं, कम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होता है। उसके बाद आरएबी, कितने लोग आरएबी के बारे में जानते हैं अच्छे से? रॉयल एनुअल बोनस, जो पहले मिलता था 4%, अब हो गया है 5%, कोहिनूर लेवल तक बढ़ा दिया है। जिस दिन कोई भी कोहिनूर बनेगा एमसी में लेवल विद आरएबी, तो उसका पे आउट 1 करोड़ से नीचे नहीं होगा। इसकी कैलकुलेशन इतनी है, कंपनी ने हम लोगों को ही 2-3 साल का और आगे टारगेट दे दिया, क्योंकि कंपनी में पे आउट दिखना चाहिए, तो कंपनी अपनी तरफ से दे रही है, किसी का बीच में से निकाला नहीं है, ऐड किया, ये कि उधर का उठा करके उधर रखा है। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है, सर लेग मेंटेन कैसे होती है? 30,000 बीवी हर लेग में अपने आप आता रहे। मैं चेयरमैन एंड बिलो लेवल की बात कर रहा हूं, बाकी तो फिर अपने हिसाब से 60,000, 75,000, 1.25 लाख, 2 लाख बीवी करेंगे। चलो सिंपल सा फंडा है, हाउ टू मेंटेन ईच लेग विथ 30,000 बीवी। 30,000 बीवी के साथ लेग कैसे मेंटेन होगी, क्या ऐसा करना चाहिए? हाँ जी, बताएंगे बीच में से कोई? 30,000 बीवी अपने आप आता रहे ऑटो मोड में, तो क्या करना चाहिए ऐसा? मतलब ज्यादा से ज्यादा ज्वाइनिंग हो, 500, 1000, 2000, या ज्यादा से ज्यादा यूजर हो। यहां रोल ज्वाइनिंग का नहीं है, सारा रोल यूजर का है। आपने 1 लाख आईडी लगा दी और यूजर उसमें 100 है। एक आपने सिर्फ 50 आईडी लगाई है, लेकिन 50 के 50 एक्टिव यूजर हैं। एक यूजर 1000 बीवी देता है, तो 30 ज्वाइनिंग ही चाहिए ना एक लेग में। तो हम मैक्सिमम ज्वाइनिंग की तरफ जो भाग रहे हैं, उसकी बजाय आप जिसको ज्वाइन कर लेते हो उसका फॉलोअप लो कि वो यूजर बन जाए। ये टारगेट नहीं लेना कि मैंने 10 आईडी, 20 आईडी, 50 आईडी रोज लगानी है। ये टारगेट लो कि मुझे डेली का एक यूजर बनाना है। 30 दिन में 30 यूजर बनेंगे तो आपकी एक लेग एक्टिव हो सकती है। बहुत ईजी है। अब ये कैसे करेंगे? हाँ जी, मार्कर
पहले तो हम ये डिसाइड करते हैं एक लेग में कितने लोग होने चाहिए। गाड़ी में कितने टायर होते हैं? एक स्टेपनी होती है। तो एक लेग में हमें कम से कम 30,000 बीवी चाहिए। चेयरमैन लेवल तक की बात करें तो 30,000 बीवी चाहिए। तो एक्टिव ऐसे जो 1000 बीवी करे ऐसे कितने लोग होने चाहिए? 30। लेकिन आप 20 और ऐड कर लो स्टेपनी के तौर पे, तो 50 ज्वाइनिंग एक लेग में होनी चाहिए जो यूजर हो, क्योंकि हर कोई 1000 बीवी नहीं करेगा, कोई 200 500 700 बीवी भी करने वाला है। तो ऐसे 50 ज्वाइनिंग आपकी एक लेग में होनी चाहिए। अब 50 ज्वाइनिंग का फॉलोअप लेना होगा तभी बीवी आएगा। अगर एक फैमिली में पहले पुराने जमाने में 12-12 बच्चे होते थे, उनको संभाला नहीं जाता था, तो वो खेती बाड़ी करते थे, मजदूरी करते थे, कोई फौजी बन जाता था, कोई कहां चला जाता था। और आज की लाइफस्टाइल में हम दो हमारे दो, फिर दो को उस हिसाब से केयर करते हैं और उसको उसकी लाइफ वैसी बनाते हैं। तो कई बारी क्या होता है कि बहुत ज्यादा लोग उनकी तरफ भागते हैं, हाथ एक भी हाथ में नहीं आता, ज्वाइनिंग पे ज्वाइनिंग कर रहे हैं। बेटर है कि आप एक लेग में टारगेट लो कि मुझे 50 यूजर बनाने ही बनाने। और यूजर कैसे बनता है? एक होम मीटिंग दे दो आप, जिसकी ज्वाइनिंग करते हो उसको नेक्स्ट डे विद इन 48 आवर्स, 48 घंटे, मैक्सिमम 72 घंटे, विद इन 3 डेज जिसकी आपने आईडी लगाई है उसको बोलिए मैं आपके घर कब आऊं। क्योंकि आपने एक ऐसा, ये इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि आपकी फ्री में ज्वाइनिंग हुई है, हल्के में मत लेना। आपने एक बहुत वर्ल्ड लेवल की कंपनी को ज्वाइन किया है जिसमें लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। तो ऐसी कंपनी में अगर आप जुड़े हो तो उसके लिए आपके परिवार को, आपकी फैमिली के साथ मेरी एक मीटिंग चाहिए ताकि वो भी आपको सपोर्ट करें। और एक होम मीटिंग देकर के आ जाओ 1 से 1.5 घंटे की। उससे रिजल्ट क्या आएगा? जिसकी ज्वाइनिंग की वो तो हो सकता है तुलसी लेता, लेकिन जो होम मीटिंग में आपने 15-20 वो भी लोग ही बुलाएगा ना, 5-10 तो वो लोग सारे यूजर बन जाएंगे। और फर्स्ट डे जब उसके घर जाएंगे आप और वो लोग प्रोडक्ट लेंगे तो उसका हौसला बढ़ेगा, वाह काम तो होता है, क्योंकि आपने उसको दिखाया। तो ऐसे 30 होम मीटिंग ही तो चाहिए आपको 30,000 बीवी के लिए। एक फैमिली में 10 लोग सुन रहे हैं, थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेंगे तो क्या 3,000 का प्रोडक्ट नहीं बिक सकता? सिंपली बिक सकता है। तो ये कैलकुलेशन आपको बनानी होगी और नीचे तक देनी होगी। हम गलती क्या करते हैं, सिर्फ मीटिंग सेमिनार, ये काम है रूबी, डायमंड, चेयरमैन एंड अबव लीडर्स का। लेकिन जो व्यक्ति ज्वाइन कर रहा है वो मीटिंग कैसे ले सकता है? वो डिपेंड किस पे? अपलाइन पे। और अपलाइन उसको हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में एक बार टाइम दे रहा है। उसको होम मीटिंग करना सिखा दो, वो फर्स्ट डे से काम करना स्टार्ट कर देगा और आपका यूजर बन जाएगा। तो ये कैलकुलेशन अगर आप बनाते हैं, 50 आप यूजर बना दीजिए हर लेग में। 5 लेग में अगर आपके 50-50 यूजर होंगे तो 30,000 बीवी नेचुरल आ सकता है। हाँ जी। अच्छा, आप हमारे यहाँ जितने भी लोग अभी बैठे हैं उसमें सुपरस्टार कितने हैं, या उससे नीचे हाथ खड़ा करेंगे? सुपरस्टार एंड बिलो। ओके, मैं तो चाहूंगा इनके लिए तालियां बजाओ जिन्होंने इतने छोटे लेवल पे, इतने छोटे लेवल पे 5100 रुपए की टिकट लेकर के रास्ते का, आने जाने का किराया खर्च करके बैठे हैं। अदरवाइज यहां पर हम जितने सीपी आए हुए ना, और सबके चेयरमैन को भी आप बिठा दो तो एक एक सीपी के 100-150 तो चेयरमैन है। मतलब एक सीपी के अंडर में ही इतने चेयरमैन है, वो नहीं आए। कहानी समझ में आ रही है? इंसान कब रुकता है? जब 2 पैसा आता है। ये जज्बा अगर हर लेवल पे रहे ना सीखने का, क्योंकि इंसान का जज्बा जब तक रहता तब तक दौड़ता है, जैसे ही जज्बा हटता है वहीं ठहर जाता है। कोई 20-30 हजार पे आगे रुक जाता है। सिल्वर कितने हैं? हाथ खड़ा करेंगे। सिल्वर, ओके। गोल्ड स्टार, रूबी स्टार, रूबी ठीक है। डायमंड, डायमंड कम ही होते हैं। चेयरमैन, भाई इनके लिए तालियां बस।
सबसे खतरनाक लेवल चेयरमैन, जिसको संभालना सबसे मुश्किल काम है। आप नीचे लेवल को संभाल सकते हो, ऊपर लेवल को संभाल सकते हो, बीच का लेवल जब चेयरमैन लेवल हो जाता है उसको संभालना बहुत कठिन होता है, क्योंकि चेयरमैन लेवल आते ही उसका सीना ऊपर हो जाता है और वो जब चलता है तो सीपी कौन है? हम बीवी दे रहे हैं, हमारे से उसको पे आउट जा रहा है, ऐसा ही होता है ना। और गलती से वो जहां भी मीटिंग देगा तो उसको लाना ही देना है, अच्छा उसको मीटिंग दी मेरे को नहीं दी, और उसका फोन उठाना फोन करना ये सारी चीजें नॉर्मल हो जाती हैं। चेयरमैन लेवल पर आप संभल गए ना, जैसे वो कहावत है ना कि बच्चा छोटा होता है जब उसको संस्कार दिए जाते हैं, तो जब 17-18 साल की एज आती है, किशोर अवस्था, उसमें बच्चे को संभाल लिया, क्योंकि उस रास्ते पर आकर के दो रास्ते बनते हैं, एक अच्छाई का और एक बुराई का। वो बीच का रास्ता में अगर उसको संभाल लिया गया तो वो इतिहास भी रच सकता है और दूसरा भी इतिहास बना सकता है, दोनों हैं। तो एमसी में किशोर अवस्था चेयरमैन लेवल की होती है, जिस पर अगर संभल गया तो सीपी है, और जिस पर गया तो फिर वो सिल्वर भी मेंटेन नहीं कर पाएगा, बाद में उसकी ऐसी हालत हो जाती है। तो लगभग मिक्स लोग हम बैठे हैं, तो इस लेवल पर आने के बाद जो भी आपका लेवल है, पहले तो ये पता होना चाहिए सबको मेरा नेक्स्ट लेवल की कैलकुलेशन क्या है। एक मिनट, सिल्वर सारे खड़े होंगे अपनी अपनी जगह पे, जितने भी हमारे सिल्वर स्टार हैं खड़े होंगे अपनी अपनी जगह पे। ओके, चलो मैं पूछता हूं बीच में से ही, गोल्ड स्टार कैसे बनेंगे आप, उसकी कैलकुलेशन क्या है? कोई बीच में नहीं बोलेगा। गोल्ड स्टार बनने के लिए क्या करना होगा? गोल्ड लेवल लेने के लिए 4 सुपरस्टार और 25,000 बीवी, 2 सुपरस्टार कंफर्म कर लो, शायद नीचे से कोई बता रहा होगा आपको। 2 ही चाहिए, एक लेग में कि 3 लेग में? 2 लेग में, 2-2 सुपरस्टार, एक सुपरस्टार चाहिए। उसका बीवी कितना होना चाहिए? कम से कम 25,000 दोनों का मिला के या अलग अलग? चलो जी, हाँ जी भाई साहब आप बताएंगे, थैंक यू। हाँ जी, ओके, कंफर्म है? डाउट है, लॉक कर दिया जाए? कंफर्म है? अच्छा, फिर उसको अगर ऐसा उसने कर लिया तो उसको कमीशन कितना आएगा? जो गोल्ड बन गया उसको 35% आएगा कि 40 आएगा कि 50 है? कितना परसेंट उसको कमीशन आएगा? कोई नहीं बोलेगा, है? कंफर्म है? कितने बीवी का 41 आएगा? मतलब वो 30 एक में करेगा, 30 एक में 60, 20 साइड में करेगा 80,000 बीवी का 41% आएगा। कितने का आएगा 41%? मैं सिर्फ आप लोगों को ना आईना दिखा रहा हूं, समझ पा रहे हो आप? ओके, बिल्कुल बढ़िया। अच्छा, उसको फंड्स वगैरह आएंगे या नहीं आएंगे? मेंटेन कैसे होगा? ओके, फिर उसके बाद कितने फंड आएंगे? मैं सिर्फ एक से पूछूंगा। हाँ जी, मैं दोबारा आपसे कहना चाहता हूं, मैं जो आपको सिखाना चाहता था, बैठेंगे, मैं सिखाना चाहता था आपके जो भी व्यक्ति हैं टीम में लीडर हैं, उनको इतनी ज्यादा क्लैरिटी करा दो अगले लेवल की कि उसको उंगलियों पे याद हो। गोल्ड, अगला लेवल मेरा गोल्ड है, उसके लिए मुझे कितना बेबी किस लेग में चाहिए, कौन से फंड्स आएंगे, कितना डिफरेंस आएगा, कितना लगभग पे आउट बनेगा, तब जाकर के वो लेवल लेता है। उसको फिर नींद नहीं आती। मैं जब चेयरमैन था और मैं नॉर्मली गोल्ड मेंटेन, रूबी मेंटेन मैं कर रहा था, और मैं कंफर्ट जोन में था अपनी तरफ से, और मेरा चेक 1,63,000 का बना था फर्स्ट टाइम। और
एमडी सर ने हमारे कुछ ऐसे टॉप लीडर्स को बुलाया था, तो उसमें मैं भी एक था, 35 लोग बैठे होंगे, और मुझे लगा आज मैं नंबर 1 पे हूँ, 1,63,000 का पे आउट है। तो पता लगा कि मेरा नीचे से तीसरा नंबर था, ऊपर बहुत सारे लोग थे, 2, 2.5, 9 लाख का भी हाईएस्ट पे आउट था। तो मेरे को नींद नहीं आई उस रात, क्योंकि मुझे पता लगा कि मेरे एक बाजू में भी चेयरमैन साहब बैठे थे, उनका बीवी मेरे से भी कम था और उनका पे आउट मेरे से बड़ा था, 2,10,000 का ऐसा कुछ समथिंग उसका पे आउट था। मेरा जो पे आउट, सॉरी 1,85,000 का उनका पे आउट था, 1,63,000 का मेरा पे आउट था। मेरे बीवी उनसे ज्यादा थे। पहली बार मुझे वहां से कैलकुलेशन समझ में आई थी। मैंने उसको बिठा लिया और उनका सारा स्ट्रक्चर देखा और उनसे सारी चीजें पूछी, और उसके बाद जो मेरी स्पीड ग्रोथ हुई, उसके बाद कम बीवी में ज्यादा पे आउट कैसे लेना है, ये अपनी एक पहचान बनाई। कैलकुलेशन समझ में आ गई। सारा खेल फंड्स का है, सारा खेल लीडरशिप बोनस का है, और ये कैलकुलेशन जिसको समझ में आ गई, कम से कम अगले लेवल की, तो वो अगला लेवल ले लेगा, क्योंकि पैसा किसको अच्छा नहीं लगता। जब आपका विजन जितना स्ट्रांगली क्लियर होता है, उतना आप स्पीड से भागते हैं। अगर आपको जयपुर जाना है तो आप नॉर्मल स्पीड में जाएंगे, लेकिन अगर आपका कोई फैमिली मेंबर वहां एडमिट है और आखिरी पड़ाव पे है, तो आपकी स्पीड वहां पहुंचने की कैसी होगी, आप समझ सकते हैं ना। जाना तो जयपुर ही है। तो सेम बिजनेस में जितना ज्यादा क्लैरिटी आपके लेवल की होगी नेक्स्ट, उतना जल्दी आप कर पाएंगे। प्रेफर्ड कस्टमर, कई लोगों को आज तक समझ में नहीं आया कंपनी ने क्या लोचा कर दिया प्रेफर्ड कस्टमर का। शॉर्टकट में मैं बता देता हूं, जिस भी व्यक्ति की आप ज्वाइनिंग करते हो, बेटर है उसको प्रेफर्ड कस्टमर के तौर पे ही ज्वाइन कराओ आप। जब वो अच्छे से यूजर बन जाए, बाद में उसको कहीं पर भी आप शिफ्ट भी कर सकते हो एज एन एसोसिएट। फालतू में इतना डेटा इकट्ठा करने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो आपका वैसे भी पर्सनल बेबी है और प्रेफर्ड कस्टमर पे ही ऑफर्स चल रही हैं सारी। क्लियर है? मैं क्योंकि टाइम के अभाव में मैं आपको थोड़ा फास्ट बताऊंगा अभी। हाउ टू मेंटेन पीजीबीवी, तो वो मैं ऑलरेडी पहली स्लाइड में दिखा चुका हूं कि जो हमारा साइड बीवी है उसी का खेल है सिल्वर गोल्ड पे। वैसे तो हर लेवल पे ही खेल है। अगर एक क्राउन प्रेसिडेंट साइड बीवी ना करे तो क्या हो सकता है, उसका 2 लाख बीवी की लेग का लीडरशिप बोनस उसको नहीं आएगा। समझ सकते हैं? तो उसको भी साइड बीवी करना चाहिए। तो पीजीबीवी 20,000 जो हमें हर लेवल पे करने हैं, वो सबके लिए मैं तो ये कहूंगा कि करना ही चाहिए, तभी उसका बड़ा होगा। तो ये बीवी करने का सिंपल फंडा आज के टाइम में है प्रेफर्ड कस्टमर। मैक्सिमम बना दो, आपका नेचुरल उतना बीवी आपका आता रहेगा। लीडरशिप बोनस, जो लीडरशिप बोनस की हम बात कर रहे थे, आपको पता होना चाहिए। लीडरशिप बोनस अब जो कंपनी ने रोल अप सिस्टम किया हुआ है कि जो आपका लेवल है, जितनी आपकी लेग मेंटेन हो रही है, उतनी ही जनरेशन का आपको मिलता है। सिल्वर को 1 जनरेशन का, गोल्ड को 2 का। इसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है उन लोगों को जो एक्टिव हैं एमसी में, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। इट मींस अगर आपकी एक लेग बहुत बहुत नीचे तक चली गई, मैं ये कह सकता हूं कि मैं एक सीनियर सीपी लेवल पे हूं, मेरे ऊपर मनीष जी बैठे हैं, क्राउन एम्बेसडर बनने वाले, एम्बेसडर स्टार हैं, उसके ऊपर मिस्टर धर्मेंद्र चौधरी जी हैं हमारे ग्रेट अपलाइन, उसके ऊपर मिस्टर अजय मान जी हैं, उसके ऊपर जसवीर जी हैं। ऊपर तक मेरे सारे बिजनेस का बेनिफिट जा रहा है, क्योंकि सारे लोग, कोई सिल्वर मेंटेन करने वाला होता, कोई गोल्ड मेंटेन करने वाला होता, नीचे से कोई रूबी मेंटेन करने वाला होता है। 9 जनरेशन समझ सकते हैं आप, नीचे तक। तो इस चीज का फायदा भविष्य में उठा सकती है। डर नहीं रहेगा कि ये टीम मेरी बहुत स्ट्रांग हो गई, मुझे यहां जाने की क्या जरूरत है। आप किसी भी लेग में काम करेंगे, आंख बंद करके, वहां से आपको बेनिफिट आएगा। मेरा खुद का बिजनेस अभी 5 जनरेशन में है, अभी 4 जनरेशन तो मेरी पेंडिंग है। अभी मैंने विड्थ में और बैलेंस बना के काम किया कि 5 ही जनरेशन में मैं पे आउट उठा रहा हूं। अभी 5, 1, 2 में 6, 7 तक है, अभी 9 जनरेशन पेंडिंग है। तो ये लीडरशिप बोनस बहुत कमाल की चीज है, जिसकी गहराई में जितना जाओगे समंदर है। लाखों करोड़ों रुपए तक जो पे आउट आप इस इंडस्ट्री से ले सकते हैं। कईयों को लगता है कि अभी तो आया नहीं, आप आईएमसी के ही पे आउट को क्यों देख रहे हैं? आप इस इंडस्ट्री की देखिए ना, जो हिंदुस्तान में अभी भी 1-1 करोड़ रुपए कमाने वाले लोग बैठे हैं डायरेक्ट सेलिंग में। हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं मैं, इंडिया में। और अगर आप बाहर जाएंगे अमेरिका जैसे कंट्री में, तो वहां पर 15 करोड़ मंथली कमाने वाले भी बैठे हैं नेटवर्क मार्केटिंग से, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से। इसमें अनलिमिटेड पैसा है। जब डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेटवर्कर हो सकते हैं, रॉबर्ट टी कियोस्की, जो ऐसे लोग नेटवर्कर हो सकते हैं जो आज
अमीरों की लिस्ट में, दुनिया में ऊपर की लिस्ट में आते हैं वो लोग नेटवर्कर हैं। टोटल 10 में से 8 लोग जो अमीर हैं वो इस इंडस्ट्री से हैं। तो अभी तो हमें कहां जाना बाकी, अभी तो हमने सफर शुरू किया है, अभी तो पूरी मंजिल बाकी, अभी तो ट्रेलर चल रहा है। ये फंड्स जितने भी हैं उसका आपको पता होना चाहिए। कई बार आपको अच्छे लोग मिल जाते हैं ज्वाइन होने के लिए, वो लोग आपके साथ जुड़ते नहीं हैं क्योंकि उनको आप क्लैरिटी नहीं करा पाते कि एमसी उनको कितना बेनिफिट दे सकती है। क्योंकि कोई भी बड़ा लीडर, कोई भी नेटवर्कर जब जाता है तो वो कैलकुलेशन पे बात करता है। उसको तुलसी के फायदे बताने से नहीं जुड़ेगा, एलोवेरा के फायदे बताने से नहीं जुड़ेगा। वो किससे जुड़ेगा? आप उसको जब बताएंगे परसेंटेज, क्योंकि उसी को 2-4 कंपनी वाले और अप्रोच कर चुके होते हैं जो मार्केट में चल रही है, और वो भले उनमें प्रोडक्ट में दम ना हो, भले प्लान में दम ना हो, किसी चीज में दम ना हो, लेकिन वो ऐसी कैलकुलेशन दिमाग में घुसा देते हैं कि तेरा इतना चेक बन सकता है ये करने से, जो हम नहीं बता पाते। आरएबी एक ऐसी अमाउंट है जो ही हमारे पास सेव रहती है। बाकी तो नेटवर्कर आपको पता है मंथली पे आउट उड़ा देता है फील्ड में। उसका जैसे ही आएगा पहले उसने सेट कर रखा होता है, फील्ड के खर्चे, घर के खर्चे, शॉपिंग, ये वो सब, गाड़ी लेनी है, मोबाइल लेना है, लैपटॉप खरीदना है, ऐसा ही होता है ना। ये हमारी एक सेविंग है, क्योंकि ये कंपनी दिखाती है, ललचाती है, देती नहीं है। साल बाद इकट्ठा आता है, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख, वो इकट्ठा मिलता है, वही आपकी सेविंग होती है। आप चाहो तो हर साल एक नई मर्सिडीज BMW निकाल सकते हैं, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं। हम सोचते हैं तो ऊपर वाले लोगों का काम है। एक चेयरमैन लेवल पर आने के बाद आप आरएबी ले सकते हैं, लेकिन हमने कभी सोचा ही नहीं है। कितने चेयरमैन यहां पर आरएबी लेने वाले बैठे हैं? तो चेयरमैन और आरएबी ले रहे हैं, कितने लोग बैठे हैं? है कोई? सामने रिजल्ट है, चेयरमैन है और चेयरमैन का आरएबी ले रहा है। लेवल भी चेयरमैन हो, ऐसा कोई है? एम्बेसडर या क्राउन एम्बेसडर चेयरमैन का आरएबी ले रहा है ना। अच्छा, एम्बेसडर का आरएबी कोई ले रहा है? वाओ, इनके लिए तो तालियां बनती भाई। अच्छा, आरएबी ले रहे हैं तो पे आउट कितना बन रहा है बताएंगे मुझे? एम्बेसडर का आरएबी आ रहा है और कितना पे आउट बनता है? टोटल पे आउट कितना बनता है? 3.5 लाख, 4 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख चेक बन रहा है ना। तो ये फंड्स और ये आरएबी कैलकुलेशन को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आप इस फील्ड में हैं, इस लाइन में हैं, और ये सारा खेल पैसे का है। प्रोडक्ट के बारे में तो पता, कुछ लोग धुरंधर खिलाड़ी होते हैं, उनको आप प्रोडक्ट से अट्रैक्ट नहीं कर सकते। मैं एक बारी नया था एमसी में, और मैं भिड़ गया किसी नेटवर्कर से, वो मेरे सामने बैठा, तो मैं बता हमारा ये बढ़िया वो बढ़िया, उसके प्रोडक्ट थे ही नहीं बेचारे के, लेकिन बंदा बहुत तेज था। उसने कहा आपके पास क्या क्या है? सारे प्रोडक्ट मुझे दे दो, ये पकड़ो 2000 रुपए। कहते देखो पैसे में ताकत है ना, मुझे जो अच्छा लगेगा पैसे से मैं खरीद सकता हूं। वो आईएमसी का है, वेस्टीज का है, नेचर वे का है, फलानी क्योर का है, जिसका भी है, ताकत किसकी है? पैसे की है। अब जो सामने लोग बैठे थे वो कहते बात तो सही है भाई, आपकी तुलसी अच्छी है, जिसकी तारीफ कर रहे हो दे दो, खरीद लेता हूं। लोग किस पे टिकते हैं? पैसे पे। लोगों को मार्केट में पैसा दिखाना पड़ेगा। तुलसी तो अपने आप बिक जाएगी, प्रोडक्ट तो अपने आप बिक जाएंगे। प्रोडक्ट हम उनको देते हैं जिनको हमने यूजर बनाना है। होम मीटिंग में पैसा नहीं चलेगा, होम मीटिंग में प्रोडक्ट चलेंगे, लेकिन आप जिसको नेटवर्कर बनाना चाहते हो आपको ये दिखाना पड़ेगा। इसकी कैलकुलेशन आपको सारी पता होनी चाहिए कि एक चेयरमैन स्टार को आरएबी लेने के लिए चेयरमैन की लैग कितनी है? 5 लैग है। उसको बीवी कितना चाहिए? 10 लाख। ये सारा आरएबी का खेल जो है वो टर्नओवर पे है। पहले तो हर चेयरमैन का नहीं, मैं कहता हूं हर लीडर का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए, मुझे अपना बीवी 10 लाख लेके जाना है। जो भी यहां पर सुपरस्टार से लेकर के ऊपर तक लेवल का बंदा बैठा है, पहला टारगेट 10 लाख बीवी होना चाहिए। उसके बाद आपको मात्र 60 हजार बीवी तो करने हैं, 30,000 बीवी तो वैसे ही करने हैं। जिस लेग में 30 आता है ना, वो 30 नहीं आता, वो 40-50 अपने आप हो जाता है। ऐसा होता है कि किसी का हर लेग में 30 ही आ रहा हो, क्योंकि वो नीचे वाला भी तो सिल्वर गोल्ड निकलेगा तो 23 का 60 कर लेगा। टारगेट टोटल हर लेग के भी बढ़ाने का नहीं है, टारगेट है टर्नओवर बढ़ाने का।
कि हर लेग में आपका 60,000 बीवी आ जाएगा अगर उसमें 30 आपने लीडर बना दिए तो। एक्टिव लीडर अगर आप बना देंगे तो टर्नओवर बढ़ती जाएगी। एम्बेसडर के लिए कितना चाहिए? अच्छा, उसमें चेयरमैन का आरएबी लेने के लिए आपको टोटल 10 लाख चाहिए और हर लेग में 60,000 चाहिए, आपको 1% आएगा। ये आपको एज इट इज हमारी कंपनी ने सबको पीडीएफ भी भेजा हुआ है, तो मैं यहाँ लिखाऊंगा, वो टोटल टाइम वेस्ट है। कुल मिलाकर के आपको आरएबी के बारे में पता होना चाहिए। जो मेरा कहने का मतलब है, आपको लीडरशिप बोनस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए जनरेशन के हिसाब से। किन के लिए? अगर आप चाहते हो कि मैं 2 साल का काम 6 महीने में करूं, आप चाहते हो कि 500 लोगों पे मेहनत करने की बजाय 5 लोगों पे काम करूं, तो आपको हर लेग में 5 लोग ऐसे बनाने होंगे जिनको कैलकुलेशन आती हो। एक लेग में 5 लोग आपको बिजनेस प्लानर बनाने होंगे, बिजनेस प्लानर जिनको बिजनेस प्लान खुद से देना आता हो, जॉब लाइन पर डिपेंड ना हो। प्रोडक्ट का क्या है? मुझे तो समझ में नहीं आता, सिर्फ प्रोडक्ट ट्रेनिंग चाहिए। अच्छा, सभी लोग में सबको पता है कि जो हमारी डेंटल क्रीम आती है उससे हम नहाते हैं, स्किन केयर आता है उससे हम ब्रश करते हैं, क्या करते हैं? साबुन से नहाते हैं, डेंटल दांतों पे की जाती है, सबको पता ना। तो इसकी ट्रेनिंग क्या चाहिए भाई? सबको पता है चाय में हल्दी मिर्च डलता है, गरम मसाला डलता है, क्या डलता है? चाय पत्ती डलती है। तो फिर ट्रेनिंग क्या चाहिए? आप तो ऑलरेडी ट्रेनर बैठे। जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसमें ट्रेनिंग वाला मैटर क्या है? क्या मैटर है बताओ? सबको पता है किचन के प्रोडक्ट हैं, होम केयर है, हेल्थ केयर है, ब्यूटी केयर है, पर्सनल केयर है, एग्रीकल्चर है। अब एग्रीकल्चर का आप पिएंगे नहीं, एग्रीकल्चर में यूज होगा। सिंपल क्या जानना है कि मार्केट वाले से बेटर क्यों है, और वो भी सबको पता है क्यों है भाई? ऑर्गेनिक है, केमिकल फ्री है। और क्या ट्रेनिंग चाहिए? क्या ट्रेनिंग चाहिए प्रोडक्ट की? जो रियल में ट्रेनिंग चाहिए वो बिजनेस प्लान की चाहिए आपको। किसी को नहीं पता कि सिल्वर की कैलकुलेशन क्या है, गोल्ड की क्या है, रूबी की क्या है, डायमंड की क्या है। अपलाइन बैठा है ना सर, अपलाइन बैठा है। प्लान दिलवाना होगा तो अपलाइन को फोन मिलाऊंगा, आ जाएगा तुरंत। जब तक आप प्लान नहीं देंगे तब तक आपका टीम आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा और आपकी टीम आगे बढ़ेगी नहीं। ऑफर्स आती हैं चली जाती है, पता ही नहीं कि ऑफर्स आई कौन सी थी। कईयों को तो पूरे मंथ में ऑफर्स का ही नहीं पता होता। यही हाल है ना। ऑफर्स निकाली जाती हैं, आपका लेवल मेंटेन हो, आपका बिजनेस मेंटेन हो, लेकिन हमें पता ही नहीं है ऑफर्स पे कोई काम करता है। हम पता क्या देखते हैं, इस ऑफर का मुझे क्या फायदा है। अच्छा, मेरा तो लेवल वो है ही नहीं ऑफर लेने वाला, मैं तो ऑलरेडी गोल्ड स्टार हूं, ये सुपर स्टार से नीचे वालों के लिए ऑफर है तो मैं छोड़ देता हूं। ऑफर्स होती हैं टीम से बिजनेस निकालने के लिए, अपने लिए नहीं होती। हमें सीपी को कौन सी ऑफर देती है भाई कंपनी? कोई ऑफर नहीं होती हमारे लिए। लेकिन ऑफर निकलती है तो इस वजह से हमारा लेवल सीपी से सीनियर सीपी होगा, सीनियर सीपी से डायरेक्टर सीपी होगा। तो ऑफर्स को टीम के लिए आपको पता होना चाहिए। मेरे पास क्लोजिंग वाले दिन से अगले दिन से इतने फोन आने शुरू हो जाते हैं, सर ये ऑफर समझ में नहीं आई। जब चेयरमैन एंड अबव लीडर्स को ऑफर समझ में नहीं आई तो नीचे क्या हाल होगा हम समझ जाते हैं। ये लाइन क्या लिखी है? 2-3 साल में जम के इतनी मेहनत कर लो, इतने आगे निकल जाओ, इतने आगे निकल जाओ कि तुम्हारे पीछा करने वालों को तुम रास्ते पर भी दिखाई ना दो। इसके लिए आपकी सोच इतनी फास्ट होनी चाहिए और उसके लिए आपके गोल्स भी फास्ट होने चाहिए, बहुत फास्ट होना चाहिए। जितना डायरेक्ट सेलिंग में कोई फास्ट होगा वही काम करेगा। ये कछुए की कहानी सब फेल है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, क्योंकि वो कहानी उस जमाने के हाथ दम के जमाने की जहां पर पढ़ाने वाला 2,000 रुपए लेता था। समझ रहे हो आप? मैं एक ही बात जानता हूं, इंसान आपको उतना आगे बढ़ाएगा जितना खुद आगे है, उतना आगे बढ़ाएगा। कई लोग बहुत सारे मैं देखता हूं कि डिपेंड होते हैं बाहर के ट्रेनर्स पे, उसको बुलाओ उसको बुलाओ। तो मैं देखता हूं वो लेता कितना, 30,000 रुपए। तो वो 30,000 रुपए कमाना ही सिखाएगा आपको। 3 लाख रुपए कैसे आएगा नहीं बता सकता। कैसे बताएगा भाई? खुद तो वो 30,000 रुपए ले रहा है एक मीटिंग का, कैसे बताएगा वो? लेकिन एक सीपी जब आपके सामने बात करता है तो वो कमा रहा है इसलिए बात करता है, और उसको पता है कि इतना कैसे कमाया जाता है। हमेशा उससे सीखिए
हमेशा उससे सीखिए जो अपनी लाइफ में फास्ट है और आगे बढ़ रहा है। कछुए की कहानी बहुत अधूरी है, क्योंकि बोला वो सिर्फ एक गलत फहमी थी कि खरगोश को बेचारे को नींद आ गई और कछुआ जीत गया और फाइनल बना दिया स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अगले दिन की कहानी तो किसी ने बताई नहीं। अगले दिन जैसी कछुआ उठा, उसका सीना ऊंचा, मीडिया आगे पीछे, वो छा गया। अब खरगोश बेचारा शर्मिंदा था कि उसकी बहुत बड़ी गलती थी, बेवकूफी थी, वो रो रहा था। उसने फिर से चैलेंज कर दिया। कहते अब आप तो विनर हैं, तो फिर से एक और दौड़ लगाते हैं। तब तो हम दोनों ही थे, अब तो मीडिया खड़ी है ना, कैमरा वगैरह में सब रिकॉर्ड होगा, अखबार में, न्यूज में निकलेगा। तो कछुआ तो पूरा गुमान में था, जीता तो मैं ही हूं। और सही बात है, मेरे और खरगोश को ही पता था, दुनिया ने थोड़ी देखा, अब तो दुनिया को दिखाना है। अब दोबारा फिर रेस लगी। कछुआ यहां से यहां तक पहुंचा ही होगा कि खरगोश वहां पहुंच चुका था और ट्रॉफी ले चुका था, क्योंकि दोबारा नहीं सोएगा ना। दोबारा सोएगा क्या? तो इसीलिए फास्ट एंड कंटिन्यू जो लोग रहते हैं लाइफ में वही आगे बढ़ते हैं। फास्ट एंड कंटिन्यू जो लोग रहते हैं लाइफ में वही आगे बढ़ते हैं। स्पीड भी फास्ट होनी चाहिए और कंटिन्यू भी होनी चाहिए। ये नहीं कि सुपरस्टार तक जोर लगा दिए फिर घर बैठ गए। वो खरगोश वो पुराने वाले होते हैं, फिर उनसे वो कछुआ आगे निकल जाता जो सिर्फ यूजर होता है, जो सिर्फ यूजर होता है। लेकिन जो नेटवर्कर है, जो लीडर है, उसको पता है कि मुझे अगर 1 करोड़ रुपए तक पहुंचना है तो पहले तो 1 लाख तक मैं कैसे ना कैसे पहुंचू। उसको 1 करोड़ दिख रहा है और दूसरे को क्या दिख रहा है? 20,000 रुपए कमाने। और 20,000 कमाने हैं। अगर दुनिया में भी जो 20,000 कमाता है उसको 15 साल लग जाते 20,000 पहुंचने के लिए, तो आईएमसी में भी 4-5 साल में 20,000 तो कमा ही लेंगे। फिर उसकी स्पीड कैसी होगी? वो एक तुलसी लेगा और अपना पे आउट चेक करेगा। ऐसा ही है ना? पे आउट तो आया नहीं सर, मैं तो बहुत दिन रात मेहनत कर रहा हूं। अच्छा, हम लोग अपने आप को ना फुल टाइमर भी मानते हैं। कितने लोग फुल टाइमर हैं आईएमसी में? देखो, हम मानते हैं ना सारे फुल टाइमर हैं। भाई फुल टाइमर तो मैं भी नहीं हूं, क्योंकि कोई एक मीटिंग होती है, वो तो चलो वर्कशॉप तो हमारी महीने में 2 महीने में होती है ना, रोज तो नहीं होती। फुल टाइमर हम 2 दिन के लिए हैं। अदरवाइज आप लोग 2-4 घंटा 5 घंटे काम करते, 3 घंटा 1 घंटा कभी नहीं भी करते। तो सब पार्ट टाइम वाले बैठे यहाँ पे। और जो अपने आप को पार्ट टाइम वाले मानते हैं वो सम टाइम वाले हैं। जो 4 घंटे, हम क्या बोलते हैं, अगर आपने अपनी जिंदगी के 4 घंटे रोज निकाल दिए, डेली निकाल दिए, तो आप सीपी बन सकते। चैलेंज है, मैं चैलेंज करता हूं 4 घंटे आप 3 साल दे दो, 0 से 4 घंटा लगातार, 4 घंटा डेली आप इस बिजनेस को दे दो, आप सीपी बन सकते हैं पार्ट टाइम काम करके। फुल टाइमर तो कोई है ही नहीं। फुल टाइमर तो श्री अशोक भाटिया जी और सत्यन भाटिया जी हैं, या फिर जब सीपी पूरा इन्वॉल्व हो जाता है डे बाय डे, एक दिन उसकी वर्कशॉप होने लगती है। अदरवाइज हम लोग पार्ट टाइम ही काम कर रहे हैं। तो पार्ट टाइम भी तो कंटिन्यू करें ना। और जो सम टाइम वाले हैं वो जो पे आउट देखते हैं, सिर्फ पे आउट नहीं बना तो भाई काम सम टाइम कर रहे हो तो पे आउट भी कब बनेगा? सम टाइम ही बनेगा ना, कभी कभी आएगा। पार्ट टाइम वाले का पार्ट टाइम का पे आउट बनता है, फुल टाइमर का पे आउट तो करोड़ों में बनता है। हम लोग भी अपने आप को फुल टाइमर नहीं मानते। जिस दिन हम लोग फुल टाइम पे आ गए ना, ये आगरा जैसी वर्कशॉप और दिल्ली होने लग गई, तो पे आउट कहां जाएगा? ऐसी वर्कशॉप दिल्ली होने लग गई तो पे आउट कहां जा सकता है? सोच सकते करोड़ों में जा सकता है। तो भी तो इतनी ग्रोथ है नहीं कहां पर। अगर हम देखें तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए हमें पहले तो अपने आप को देखना बहुत जरूरी है। दूसरे को देखने से पहले अपने आप को देखना बहुत जरूरी है। हम लोग क्या करते हैं कि सारा दिन डाउनलाइन अपलाइन, डाउनलाइन अपलाइन को देखते हैं, खुद को नहीं देखते, और उसी का नतीजा हमारे सामने है। आज तो ये मैं कैलकुलेशन पे आप लोगों से बात कर रहा हूं। मेरी इवनिंग में भी एक प्रेजेंटेशन है, वो है सक्सेस टिप्स। क्योंकि मुझे जब भी मैं आता हूं मुझे एक ही चीज में फंसा दिया जाता है, बिजनेस प्लान कैलकुलेशन, बिजनेस प्लान कैलकुलेशन, बिजनेस प्लान कैलकुलेशन। कई बारी तो लोगों को ये लगता है कि मुझे बिजनेस प्लान ही आता है, जबकि मेरे पास कम से कम 100 पीपीटी बिजनेस प्लान को छोड़ के हैं, 100 पीपीटी। एक बारी लॉकडाउन में मैंने पूरा 1 महीना लगातार प्रेजेंटेशन दी थी डिफरेंट डिफरेंट पीपीटीज के साथ।
लेकिन जब भी मैं यहाँ आता हूँ, जब भी किसी वर्कशॉप में जाता हूँ, हमारे ग्रुप लाइन, सर आपको एजुकेशन पे बात करनी है। और मैं कहता हूं कि सबसे बोरिंग टॉपिक उन लोगों के लिए जो सीरियस नहीं है, वो कौन सा है? सर सिखाइए मत कुछ भी, कैलकुलेशन मत सिखाइए सर, वो हमारे दिमाग में बैठती नहीं है। तो आपके दिमाग में नहीं बैठती, उसका भी एक तरीका है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता ना, आप अपनी हर लैग में 5 लोगों को कैलकुलेशन मास्टर तो बना सकते हो ना। आपको ना आए चलेगा, आपको ना आया चलेगा, आपकी हर लैग में कैलकुलेशन मास्टर बैठे हो तो आपका बिजनेस ऊंचाइयां छू सकता है। तो अब से ये प्रतिज्ञा करेंगे कि आपको अपने सारे लेवल की नॉलेज होनी चाहिए और आपका एक नया नाम पड़ जाना चाहिए कि यू आर बिजनेस प्लानर। आई एम बिजनेस प्लानर, आई एम बिजनेस प्लानर, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन, आई एम चैंपियन। तो ये एक लहर आपके अंदर होनी चाहिए। यहां से जब सीख करके जाएं तो आपको आपकी डाउनलाइन बिजनेस प्लान के लिए स्टेज पर खड़ा करें। ऐसा बन सकते हैं? ऐसा बन सकते हैं? ऐसा बन सकते हैं? तो आज से हम बिजनेस प्लानर बनेंगे और पूरे हिंदुस्तान में दिखा देंगे कि आईएमसी के बिजनेस प्लान की ताकत क्या है। तो इन्हीं आप लोगों के आशीर्वाद से धन्यवाद कि मैं कुछ बता पाया। थैंक यू, गुड आईएमसी। क्या चुरचुरी फूट रही है भाई। ये लग रहा है कि सीनियर सीपी को आप जो है कि रिटर्न दे रहे हैं। हेलो, सर ने कहा कि ये जो टॉपिक है ये बहुत सीरियस है, ये मुद्दा जो है बड़ा सीरियस है। तो हम सभी सीरियस हैं क्या? अरे हम सीरियस नहीं भाई, हम तैयार हैं। सीरियस वाले तो हॉस्पिटल में हैं। तो हम तैयार हैं, तैयार थे, तैयार रहेंगे सुनने को। लेकिन बीच बीच में थोड़ा सा दिख रहा था कि कुछ व्यवस्था भारी भरकम कुछ लोगों की हो गई है, बड़ा तकलीफ में दिख रहे थे। मिशन को आगे बढ़ाया जाए। मजा आया? तो जिसको जितना ज्यादा मजा आया उतना ही एक ज्यादा जोरदार रिटर्न सर के लिए हो जाए। थैंक यू, बैठ जाएं। चलिए, कुछ जो है कि गुड न्यूज है आप सभी के लिए। काफी देर से आप बैठे हुए हैं। सुबह में चाय पानी की मात्रा, पूड़ी डोसे इडली की मात्रा कुछ ज्यादा कुछ लोगों की हो गई थी। कुछ चेहरे कहीं और से भारी भरकम दिख रहे हैं। कहां से दिख रहे हैं भाई? हंसने की क्या बात है? अरे दिख रहे हैं तो दिख रहे हैं, है कि नहीं है? तो उनकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए ये सीपी मैनेजमेंट इस फैसले पर आई है कि उनको 15 मिनट का एक टी ब्रेक दिया जाए। चाहते हैं लिया जाए? तो एक बार इन सभी जिन लीडर से आज आपने सीखा और कल भी सीखा, उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाते हुए हम लोग अपनी जगह को छोड़ सकते हैं। थैंक यू। 15 मिनट के बाद हम फिर मिलते हैं इसी जगह, इसी प्लेटफॉर्म पर, पुनः सभी सीपीज को सुनने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू, गुड आईएमसी, लव यू।